नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए, तो इसी जो पढ़ने की जो क्रम में है भाई, जो हम 6 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट किस देश में 30 वर्षों के लिए दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंधन करेगा? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला है म्यांमार, दूसरा है भारत, तीसरा है तंजानिया, चौथा है बांग्लादेश। बताइए इसका आंसर, अगर किसी को पता है तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे। चलिए, इसका जो आंसर है वो है तंजानिया। तंजानिया इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। अडानी पोर्ट 30 वर्षों के लिए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह का प्रबंध करेगा। 30 साल के लिए जो है अडानी ग्रुप ने इसको प्रबंध करने के लिए इसके अडानी के उसमें स्वामित्व में ये जो बंदरगाह है वो चला गया है। वो कहाँ का है? तंजानिया का। वो भी 30 साल के लिए ऐसा होगा। गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी समूह ने दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 की 3 साल की लीज हासिल करके अफ्रीकी देश तंजानिया में बंदरगाह व्यवसाय में प्रवेश किया है। ये जो है अफ्रीकी जो है क्षेत्र कौन सा है भाई? तंजानिया। तो वहां पर जो है हमारे भारत के अडानी ग्रुप के जो प्रमुख हैं गौतम अडानी, उन्होंने जो है अफ्रीकी देश में बंदरगाह के क्षेत्र में जो है उनकी आप जानते ही हैं कंपनी, ठीक है, तो उसी क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ा है और अफ्रीकी क्षेत्र में व्यवसाय में अपना पहला कदम रखा है। और जो भी तंजानिया से रखा है वो भी 30 साल के लिए इस जो बंदरगाह को है लीज पर ले लिया है, या फिर उनको कुछ समय के लिए वो स्वामित्व किसके पास चला गया है? गौतम अडानी के पास। चलिए, दार एस सलाम बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। दार एस सलाम बंदरगाह तंजानिया का प्रमुख बंदरगाह है, जो रेल और सड़क, जो भाई रेल और जो सड़क से बुनियादी ढांचे से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसका कहने का मतलब है ये जो बंदरगाह है रेल और सड़क से जो है ये बंदरगाह अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इस बंदरगाह का तंजानिया के कुल बंदरगाहों की माल ढुलाई में लगभग कितने भाई? 83% योगदान करती है। ये जो है 83% जो है योगदान करती है तंजानिया में जो आवागमन होता है उसका। और जो हमने रेल और जो सड़क से कनेक्टिविटी जो पढ़ी है हमने उसकी, इसका मतलब ये है कि जो बंदरगाह से है रेल और सड़क से जो आना जाना बंदरगाह में वो सरलता पूर्वक हो सकता है, ऐसा इसका कहना है। चलिए देखिए, और आगे क्या है भाई? तंजानिया की राजधानी का नाम क्या है? डोडोमा। क्या है तंजानिया की राजधानी का नाम? डोडोमा। और मुद्रा क्या है? तंजानिया सिलिंग। क्या है? तंजानिया सिलिंग उसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति का नाम है सामिया सुलुलुहु। क्या है? सामिया सुलुलुहु जो है ये इसके राष्ट्रपति हैं। किसके राष्ट्रपति है? तंजानिया। और अभी आपको पता होगा कि ये जो भारत की यात्रा पर थे, कौन थे भाई? इनकी जो राष्ट्रपति है तंजानिया के, ये भारत की यात्रा पर थे। और जेएनयू ने जो है भाई इन्हें मानद, किसकी भाई? मानद उपाधि से सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया? मानद उपाधि से। किसने? जेएनयू ने जो है भाई इनको मानद उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम इससे क्या याद रख सकते हैं कि भाई देखिए, भारत में जो है भाई कौन सा भाई? भारत में पांडुचेरी में, भारत में पांडुचेरी में कौन सा? करकईकल। क्या है भाई? करकईकल एक बंदरगाह है, बंदरगाह है। इसका जो भाई गौतम अडानी जो है, अडानी ग्रुप ने अभी अभी अधिग्रहण किया है। इसका मतलब जो है अभी जो करकई बंदरगाह जो है भारत में पांडुचेरी में जो अडानी ग्रुप है उसका स्वामित्व इस पर हो गया है। और म्यांमार में एक है सिटवे। सिटवे, सिटवे जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो जो अडानी ग्रुप ने इसको बेच दिया है। कहाँ पर है? म्यांमार में। पहले अडानी ग्रुप के पास था ये, अब जो है इसको बेच दिया है। क्यों? क्योंकि घाटे के चलते इस पोर्ट को जो है बेच दिया है। वो कहाँ पर है? म्यांमार में ये स्थापित है। और भाई बांग्लादेश में कौन सा है भाई? चटगांव। कौन सा है? चटगांव। चटगांव जो पोर्ट है या बंदरगाह, ये बांग्लादेश ने भारत को इस पर यूज करने के लिए इसको अनुमति दे दी है। ठीक है, किसने भाई? बांग्लादेश ने भारत को अनुमति दी है कि आप इस पोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो भाई कौन सा पोर्ट भाई? चटगांव। ठीक है,
चलिए ये हमने देख ही लिया है। और देखिए एक चीज और देखिए, तंजानिया के जंजीबार में, कहाँ पर भाई, तंजानिया के जंजीबार जो है वहां पर भारत का कोई एक ऐसा आईआईटी है जिस जो एक ब्रांच जंजीबार में स्थापित करेगा। वो कौन सा है भाई? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है वो तंजानिया के जंजीबार में एक अपनी ब्रांच स्थापित करेगा। इसको स्पेशल याद रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए ये है तंजानिया, और ये क्या है? विक्टोरिया झील या लेक। इसी से क्या, नील नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? इसका ऑप्शन जो आपके सामने है, पहला है जापान, दूसरा है दक्षिण कोरिया, फिर है पाकिस्तान, फिर है भाई अमेरिका। बताइए क्या पूछा गया है और इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। क्या आंसर है इसका? दक्षिण कोरिया भाई ऐसा करने वाला जो है वो देश है। आगे पढ़ते हैं। देखिए दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है और अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन ब्रोन 72.6 बिलियन डॉलर, जिसको हम बोल सकते हैं 100 ट्रिलियन को भाई, का निवेश किया है। दक्षिण कोरिया ने इतना निवेश किया है अंतरिक्ष के लिए। राष्ट्रपति कौन है भाई? यू शुक योल है ने कोरिया एयर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लॉन्च पर इसकी घोषणा की है। भाई इसकी घोषणा की है भाई, किसने की है? राष्ट्रपति जी ने इसकी घोषणा की है कि हम 45 तक ऐसा ऐसा कर लेंगे, जिसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में बढ़ावा देगा। ये जो है भाई, जो जो देश आगे बढ़ रहे हैं अंतरिक्ष एजेंसी पर काम कर रहे हैं या पर अंतरिक्ष में उनकी कुछ यान वगैरह कंटिन्यू जा रहे हैं, उसमें अन्वेषण चल रहा है, उन शीर्ष में जो है दक्षिण कोरिया का नाम भी आना चाहिए, ऐसी उनकी उम्मीद है। चलिए अब जो साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, उसकी राजधानी का नाम क्या है? सियोल। क्या है भाई? सियोल। और भाई इसकी मुद्रा का नाम क्या है? दक्षिण कोरियाई बोन। और प्रधानमंत्री का नाम है हान डकूशू, इसके प्रधानमंत्री का नाम है। आगे क्या है भाई? आगे तीसरा क्वेश्चन है। चलिए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। अब देखिए दक्षिण कोरिया और जो भाई उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो ये भाई कौन सी रेखा जोड़ती है? 38वीं समांतर रेखा। इन दोनों को 38वीं समांतर रेखा जोड़ती है, उत्तर कोरिया को और साउथ कोरिया को 38वीं समांतर रेखा जोड़ती है। अब देखिए भाई इससे हम और क्या क्या याद कर सकते हैं? इसमें जो है भाई देश में जो है भाई 5G नेटवर्क, दुनिया में जो 5G नेटवर्क है उसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण कोरिया से। कहाँ से हुई थी? दक्षिण कोरिया से। एक और चीज याद करने वाली है कि दुनिया में जो सैमसंग जो कंपनी है वो कहाँ की है भाई? वो है साउथ कोरिया की। कौन की कंपनी है भाई? सैमसंग, हर कोई जानता होगा। और जो भाई ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि सैमसंग तो कंपनी है किसकी? साउथ कोरिया की, पर एशिया का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा जो कंपनी का एक कारखाना है, सैमसंग कंपनी का जो कारखाना है वो इसने स्थापित किया है भारत में। कहाँ पर किया है भाई? भारत में। और भारत में भी कहाँ पर? नोएडा में। सैमसंग का जो कारखाना, दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना, भारत के नोएडा में स्थापित किया है। वो भी कब किया था? 2018 में। कब किया है? 2018 में ऐसा हुआ है। इसको जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्या है भाई, हम जापान से क्या याद कर सकते हैं? जापान से जो है 6G डिवाइस, दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने 6G डिवाइस लॉन्च किया है। किसने भाई? जापान ने ऐसा किया है। अब हम इससे पाकिस्तान से क्या याद कर सकते हैं? फतेह सेकंड जो मिसाइल है, फतेह सेकंड मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। और हम अमेरिका से क्या याद कर सकते हैं? कि प्री फायर। ये सब चीजें हैं जो हमने पढ़ रखी हैं, इसका रिवीजन है ये, ठीक है। प्री फायर जो है भाई एक मिशन है, ठीक है।
प्री फायर एक मिशन है, एक योजना है, वो किसके लिए बनाई गई है? जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करने के लिए अमेरिका ने प्री फायर मिशन का एक लॉन्च किया है, जो हम चारों ने, हमने चारों ऑप्शनों का हमने देख लिया है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको उतार लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीआई द्वारा किस देश ने 100 टन सोना भारत में वापस लाया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला स्पेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है कनाडा और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? और इसका जो आंसर है सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1991 में कुछ उस टाइम की सरकार का कोई वित्तीय एक संकट आया था, तब कुछ उस टाइम की सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय लिया था। अगर किसी को पता है तो इसका आंसर अब आप अच्छे से दे सकते हैं, किसी को पता है तो जल्दी से बताएं। इसका जो आंसर है वो ब्रिटेन। क्या इसका आंसर है ब्रिटेन? इसका आंसर है 100 टन जो है भाई सोना वापस लेकर आया है। कौन लेकर आया है? आरबीआई, बैंकों का बैंक है आरबीआई, राष्ट्रीय बैंक आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया है। चलिए बता दें कि आरबीआई ने 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन में 100 टन से ज्यादा सोना अपने भंडार में स्थानांतरण किया है। कब से भाई? कौन से सन के बाद? 1991 में भाई, 1991 के बाद। देखिए इसकी कहानी सुनिए। 1991 में भाई जो हुआ था कि जो उस टाइम की जो सरकार थी, उस टाइम वित्तीय संकट पड़ा था, तो जो है हमारे पास जो सोना था वो हमने दूसरी सरकार पर गिरवी रख दिया। कौन सा भाई? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ये दो ऐसे बैंक थे जहां पर जो है हमने अपना सोना गिरवी रखा, और जो है हमें थोड़ी आर्थिक सहायता चाहिए थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो उस सन के बाद जो है अब 100 टन से अधिक जो है भारत अपने दूसरे देश से अपना सोना जो है वो वापस लेकर आया है, या लेकर आया है, उसके पास एक भंडारण हो चुका है। तो इस सन को जरूर याद रखें, और जो मैंने बताया वो चीज भी याद रखें। चलिए तो भाई ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी सभी को पता है लंदन। दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है वो है लंदन, इसको लिख लीजिएगा। इसकी मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग जो इसकी मुद्रा है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के जो है वो भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं ये ऋषि सुनक। ये ब्रिटेन की हमने बारे में जानकारी पढ़ी। आगे क्या है? ये चौथा क्वेश्चन है, इसके बारे में देख सकते हैं हम क्या क्या देख सकते हैं। चलिए अब देखिए भाई ऑस्ट्रेलिया, और हम इनसे क्या याद कर सकते हैं? कनाडा। भाई देखिए हमारे इधर से है बहुत पहले अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता की एक मूर्ति थी, उसकी चोरी हो गई थी। किसकी भाई? अन्नपूर्णा माता की एक मूर्ति थी, उसकी चोरी हो गई थी। वो अभी अभी जो है कनाडा देश ने हमारे भारत को वापस की है। कौन सी मूर्ति चोरी हो गई थी? अन्नपूर्णा। और वो कहाँ पर थी भाई? कनाडा। कनाडा से भाई ये जो मूर्ति है कनाडा की सरकार ने हमारे भारत सरकार को वापस कर दी है। चलिए ऑस्ट्रेलिया से इसी से संबंधित एक हनुमान जी की मूर्ति थी। किसकी? हनुमान जी। इसी के साथ बोल दीजिए, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। चलिए तो हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी, किसी ने चोरी करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी। तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है उसकी सरकार ने भारत के दूतावास को ये वापस कर दी है। और ये अभी कहाँ पर है भाई? ये काशी विश्वनाथ पर स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है? ये काशी विश्वनाथ पे ये स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार क्या है? कौन सा पुरस्कार? नेशनल मंडेला पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पूर्णिमा देवी बर्मन, दूसरा ऑप्शन है आलोक शुक्ला, फिर है तीसरा ऑप्शन जेनी एयरपेन वेक, और भाई चौथा ऑप्शन है नी महांस। बताइए क्या आंसर है इसका? किसी को इसका आंसर पता है तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। चलिए इसका जो आंसर है निमी हांस। क्या है इनका? ये इमेज देख लीजिए, निमी हांस ये है, इनको जो है नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को स्वास्थ्य सेवाओं के
प्रोत्साहन के लिए 2024 में नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस संबंधित? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को इस क्षेत्र में जो है 2024 का नेशनल मंडेला जो है वो पुरस्कार प्राप्त किया है। किसको भाई? बेंगलुरु को स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए। कौन सा भाई, कौन सा नाम आ रहा है? बेंगलुरु इसमें नाम आ रहा है, तो इसको प्रोत्साहन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार की स्थापना WHO ने 2019 में की थी। WHO आप सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो उसके द्वारा 2019 में ऐसा इसका स्थापना की गई थी। यह उन व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो गया है कि नेशनल मंडेला पुरस्कार जो है किस विषय पर दिया जाता है? तो कोई स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई संस्था अच्छा काम करती है, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, या कोई एक योजना या कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, तो उसको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो नेशनल मंडेला पुरस्कार जो है अच्छे स्वास्थ्य में कोई योगदान देने के लिए दिया जाता है, इसको आप स्पेशल याद रखेंगे। चलिए, इस बार जो है निमहांस को मानसिक स्वास्थ्य में अपने काम के लिए मान्यता दी गई है। किसको भाई? निमहांस को भाई जो है मानसिक स्वास्थ्य को मान्यता देने के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, तो इसलिए जो है भाई उनको प्रदान ये मान्यता दी गई है। चलिए, अब देखिए, हमने ये जो है पूर्णिमा देवी बर्मन, ये तो हमने 10 बार पढ़ लिया कि इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनको प्राप्त हुआ है विटलरी गोल्ड पुरस्कार। ठीक है, गोल्ड पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? पूर्णिमा देवी बर्मन। हमने 2 दिन से कंटिन्यू हम इसका रिवीजन करते आ रहे हैं, और इनको ये जो है वो दूसरी बार प्राप्त हुआ है, पहले भी इनको ये वाला पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आलोक शुक्ला से हमने क्या याद रखा था कि पर्यावरण का गोल्ड मैन इनको जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ। पर्यावरण का गोल्ड मैन जो है वो पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, किसको प्राप्त हुआ? आलोक शुक्ला को। किसको प्राप्त हुआ? आलोक शुक्ला को ऐसा ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब जेनी एप्रेन बेक जो है, इनके बारे में भी हमने कल ही पढ़ा था, रिवीजन किया था। कोई शाहिल करके थे, उन्होंने इसका आंसर बताया था, हमारी क्लास में ही है। चलिए, तो जेनी एप्रेन बेक जो है, इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, और निमहांस जो है इनको कौन सा अभी प्राप्त हुआ है? नेशनल मंडेला। ये स्वास्थ्य के बारे में अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। इनको आप नोट डाउन कर ले, वैसे आप सभी के पास ये लिख रहे होंगे। चलिए, अब क्या है भाई, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मगनी चरण कुंवर का निधन हो गया है, वो कौन थे? ये इनका नाम है मगुनी जो चरण कुमार है, ये है। और ये किससे संबंधित है? अगर आप इमेज देख रहे हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है कठपुतली कलाकार, दूसरा ऑप्शन है गजल गायक, तीसरा ऑप्शन है लेखक, और चौथा ऑप्शन है अर्थशास्त्री। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है कठपुतली कलाकार। क्या है इसका आंसर? कठपुतली कलाकार जो है भाई, उनका नाम क्या है? मगुनी चरण कुंवर। इसको याद रखें, मगुनी चरण गुप्त जो कुंवर है, उनका संबंध किससे है? कठपुतली कलाकार ये थे, और इनका निधन हो चुका है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कठपुतली कलाकार के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मगुली चरण कुंवर का 88 वर्ष में आयु में उड़ीसा के क्यूझर में निधन हो गया है। इसका मतलब है ये उड़ीसा से संबंधित थे, और जो है इनका निधन हो गया है। और क्या है सबसे पॉइंट की बात कि पद्मश्री पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुके हैं, और वो भी किस क्षेत्र में? कठपुतली कलाकार जो है उसके क्षेत्र में जो है ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। 2 सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो पद्मश्री से ये पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं कठपुतली कलाकार। ठीक है, उनका नाम क्या है? मगुली चरण कुंवर। चलिए, अब भाई इसमें आगे भी क्या है? आगे है क्या? नहीं है। चलिए, तो इसके बारे में हम और देख लेते हैं। अब देखिए, गजल गायक के रूप में एक कोई आए तो भाई उनका नाम क्या है? जिनका हम निधन हो गया है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। क्या है? पंकज उदास।
क्या है भाई? पंकज उदास। गजल गायक का एक नाम है पंकज उदास, इनका निधन हो गया है। तो इसको आप लिख लें। तो इससे क्या याद रहेगा? इससे ये याद करना है कि पंकज उदास कभी आ जाए तो ये गजल गायक थे, इनका निधन हो गया है। लेखक के बारे में हम क्या याद रखेंगे? मालती जोशी। मालती जोशी, इनका भी हमने ये क्वेश्चन में पढ़ा है, पंकज उदास का भी पढ़ा है, मालती जोशी का भी पढ़ा है कि इनका निधन हो गया है। ये एक लेखिका थी मालती जोशी, इनका भी निधन हो चुका है। और एक अर्थशास्त्री है डेनियल। डेनियल, इनका भी अभी निधन हो चुका है। और कठपुतली कलाकार मगुनी, इनका भी निधन हो चुका है। इसको आप लिख लें। चलिए, हाँ, छठवां क्वेश्चन है आपके सामने। टाइम्स पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दूसरा है टाटा ग्रुप, तीसरा है अडानी ग्रुप, और डी है भाई बोथ ए एंड बी। बताइए, ए या बी दोनों सही है, या फिर रिलायंस सही है, या टाटा सही है, या अडानी ग्रुप सही है? बताइए, इसका आंसर किसी को पता है तो? चलिए, इसका जो आंसर है भाई वो है रिलायंस और टाटा ग्रुप जो है भाई इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 के लिए टाइम्स इंडिया में एक बार फिर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह को दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है। मैंने बताया है बोथ, इसका चौथा आंसर है बोथ ए एंड बी, जो है दोनों ए और बी इसका आंसर है। तो रिलायंस और जो है टाटा ग्रुप इस 100 प्रभावशाली या 100 एक ऐसी कंपनियों की एक श्रेणी बनाई गई थी जो बहुत प्रभावशाली है। उनमें से हमारी भारतीय जो कंपनी है वो दो है, रिलायंस और टाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनी कही जाने वाली रिलायंस को टाइम्स श्रेणी में रखा गया है कि ठीक है, टाइम्स जो पत्रिका जाती है उनको इस श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि जियो प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो है 2021 में हुई थी। जियो जो हम देखते हैं, जियो प्लेटफॉर्म जो है उसकी स्थापना या शुरुआत हुई थी 2021 से, और सीरम इंस्टीट्यूट को पायनियर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, तो हम इसकी स्थापना देख लेते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई, किसकी? रिलायंस की। इसकी 1958 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। 1958, भले ही ये आते नहीं हैं ऐसे क्वेश्चन की स्थापना, जैसे रिलायंस का शायद स्थापना ना आए, ठीक है, पर इसको याद करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे भारत में रिलायंस, टाटा और अडानी ये जो ग्रुप है इनके ही तो मोस्ट पॉपुलर कंपनियां हैं, तो इनको याद करना ज़्यादा जरूरी है। 1958 में इसकी स्थापना। संस्थापक का नाम क्या है? धीरू भाई अंबानी। मुख्यालय भाई मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक का नाम क्या है? मुकेश अंबानी। क्या नाम है इसका भाई? मुकेश अंबानी इनके निर्देशक का नाम है। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, जो भाई अभी एक लिस्ट आई थी 15 टॉप, एक लिस्ट में भाई 15 टॉप कंपनियों में से एक लिस्ट जारी की गई थी कि देश की सुपर रिचेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा अमीर कंपनियां या टॉप पर रहने वाली कंपनियां, मतलब वर्ल्ड की 15 कंपनी। तो आप सोच लीजिए कि कितनी वीआईपी कंपनी होंगी या कितनी अपर लेवल की स्थिति उनकी होगी। तो 15 पूरे देश में से जो है, पूरे वर्ल्ड में से 15 टॉप कंपनियां निकाली गई। और वो टॉप कंपनियों में से भाई हमारे भारत की दो कंपनियां, कौन सी भाई? भारत की दो, मतलब दो भारतीय इसमें शामिल थे। दो भारतीय इसमें शामिल थे, एक तो हमारे ये मुकेश अंबानी और दूसरे थे गौतम अडानी। सबसे अमीर व्यक्तियों की 15 टॉप कंपनियों का जो है भाई सूचीबद्ध किया गया, और इसमें दो भारत के हमारे लोग थे। उनका नाम क्या है? ये गौतम अडानी, और दूसरे कौन है भाई? मुकेश अंबानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने है 25 मई, 24 मई, 20 मई और 22 मई। बताइए, इसका आंसर किसी को पता है तो? चलिए, इसका जो आंसर है, देखिए अगर आपको डिवाइडेशन करना आता है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमने 22 का भी पढ़ लिया है, 20 का भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ा ही है, और हमने 25 का भी पढ़ा है। अगर किसी को याद है तो बताएं। और इसका जो आंसर है भाई
24 मई। 24 मई इसका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय माखोर दिवस जो है हम 24 मई को मनाते हैं। पढ़ते हैं। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय माखिर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। पाकिस्तान और अन्य 8 देशों ने जो है भाई इसको प्रस्तावित किया है। संयुक्त यूनाइटेड नेशन की एक महासभा होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। इसकी सभा में भाई 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय माखिर दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब देखिए इसका जो अभी चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसका अभी 78वां सत्र चल रहा है, ठीक है। कौन सा सत्र चल रहा है? 78वां। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? डेविस फ्रांसिस। लिख लीजिए इसको। ये जो संयुक्त राष्ट्र में महासभाएं होती हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसका जो है 78वां सत्र चल रहा है और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डेविस फ्रांसिस। क्या है? डेविस फ्रांसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे लेके बढ़ते हैं। इस दिन का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिकी रूप में महत्वपूर्ण जातीय माखीर का संरक्षण के रूप में जागरूकता बढ़ाने और उसे बढ़ावा देना है। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में ऐसी जातियां दिखेंगी तो उसको संरक्षण करना इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है। चलिए, मारखोर एक जंगली बकरे की प्रजाति है। जो बकरा है, जंगली बकरा है, उसकी प्रजाति है, उसका नाम क्या है? मारखोर ये प्रजाति है और ये बकरे की प्रजाति है, तो इसको स्पेशल याद रखें कि ये बकरे की प्रजाति है। मारखेर 24 मई को इसके लिए दिवस मनाया जाता है, इसके संरक्षण के लिए। यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय जानवर है। पाकिस्तान का जो है भाई ये पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय जानवर है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो देख लेते हैं। इसकी स्थापना हमने 10 बार पढ़ ली है। तो अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है। 1945, इसको रट लो, 1945। चलिए, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी हमने बहुत बार पढ़ लिए हैं। एंटोनियो गुटरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटरेस। गुटरेस से आप बिल्कुल याद रखें, गुटखा खाने वाले हैं, ऐसे याद रख लें, कोई ट्रिक से याद रख लें पर याद रख लें। चलिए अब देखते हैं भाई इसके आगे कुछ है। अब देखिए इससे हम क्या याद कर सकते हैं। देखिए अब जो 22 मई को हमने कौन सा दिवस मनाया था? हमने सबने पढ़ा है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस हमने कब मनाया भाई? 22 मई को हमने जैव विविधता दिवस मनाया। और 20 मई को जो है भाई विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया? हमने 20 मई को मनाया। और जो 24 मई है, 24 मई को हमने देख ही लिया, माखिर जो दिवस है हमने वो मनाना स्टार्ट कर दिया। और वो भी किसके अनुशंसा पर किया? अभी हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा होती है उसके द्वारा ये घोषित किया गया कि भाई 24 मई को है माखिर दिवस मनाया जाएगा। चलिए हाँ, ये 25 मई जो है आप सभी कमेंट करेंगे। 25 मई को हमने ये पहले भी बहुत सारे ये जो दिवस है हमने सब पढ़ लिए हैं। तो 25 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाएगा ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ये सब जो है हमने पढ़ रखे हैं। चलिए अब क्या है? 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है वियना, दूसरा है पेरिस, फिर है न्यूयॉर्क और जिनेवा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है वो वियना। परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो वियना में संपन्न होगा 2024 का। चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एटम्स एनर्जी और जो एजेंसी है वो परमाणु सुरक्षा पर अपना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित करेगी? वियना में आयोजित करेगी। कहाँ पर आयोजित करेगी? वियना में आयोजित करेगी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन से ही इसका आंसर, अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं आपने पढ़ा है तो इसका आंसर देने से कोई मतलब नहीं है। परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, परमाणु सुरक्षा से संबंधित कोई विचार विमर्श होगा उसके प्रति एक सम्मेलन किया जाएगा, वो सम्मेलन होगा वियना में, इसको संपन्न किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि
अब इन ऑप्शनों के साथ देखते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है भाई। पेरिस में भाई जो है समर ओलंपिक, क्या है भाई, समर जो ओलंपिक है वो होस्ट करने वाला है। कौन करने वाला है? पेरिस। और न्यूयॉर्क से हम क्या याद कर सकते हैं कि भाई न्यूयॉर्क से हम कुछ चीज़ें ऐसी याद कर सकते हैं कि जो भाई मल्टी इलेक्ट्रिकल जो भी चीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो निर्यात होती हैं, आयात होती हैं, वो न्यूयॉर्क से संबंधित हम इसको रख सकते हैं। और जिनेवा, जिनेवा से हम जो संबंधित रख सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है। पेरिस से हमने क्या याद किया कि समर ओलंपिक जो है वो होस्ट करने वाला जो है वो पेरिस करने वाला है। और जिनेवा से हमने क्या याद किया कि डब्ल्यूएचओ का जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? जिनेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज याद रखें, ओपेक का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? वियना में। कहाँ पर है भाई? वियना में। अब ये क्या है भाई? ये है कि ऑपरेटिंग पेट्रोलियम इन कंट्री, इसका मतलब है पेट्रोल का जो शुद्धिकरण होता है या निकालना होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? उसका मुख्यालय, मतलब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वियना में। तो इसको जरूर याद करें, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओपेक। क्या है भाई? ओपेक, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, पेट्रोलियम से संबंधित है और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। पेरिस से हमने याद कर लिया, समर ओलंपिक जो है होस्ट करने वाला है। अब आगे वो है पेरिस। और जो भाई जिनेवा में, जिनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। डब्ल्यूएचओ भाई वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नवा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समाचारों में रही न्यासी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है? इसका ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है अंडमान निकोबार, फिर चौथा है मिजोरम। बताइए इसका आंसर। किसी को पता है तो क्या है? क्या पूछा है? नीली जनजाति से संबंधित एक ग्रुप है, वो किस राज्य से संबंधित है ये बताइए। चलिए इसका जो आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश का एक समूह है जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? पर्वतारोही और क्रिकेटर कबाक यानो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली निवासी जनजाति की महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर इतिहास रच दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस लाइन को दोबारा पढ़िए कि भाई ये पर्वतारोही के रूप में, क्रिकेटर के रूप में, और भाई ये अब ये एक जनजाति ऐसी है जो अरुणाचल प्रदेश की आगे आई है क्रिकेटर के रूप में। और हमने किसके बारे में पढ़ लिया? पर्वतारोही के रूप में। और अब जो है भाई अरुणाचल प्रदेश की 5वीं ऐसी महिला हो रही हैं जो ऐसा काम कर रही है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही हैं। तो ये अपने आप में अरुणाचल प्रदेश की ये निवासी जनजाति है, इसको स्पेशल याद रखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह निवासी मुख्य रूप से असम के 8 जिलों और भागों में रहता है। असम के कुछ भाग में ये जनजाति निवास करती है और अरुणाचल का ये तो प्रमुख जनजाति। ठीक है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश हम याद रखेंगे निवासी जनजाति से। का निवास कहाँ पे करती है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, हाँ, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने 10 बार पढ़ लिया है। ईटानगर इसकी राजधानी है। इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रेमा खाटू। और इसके राज्यपाल का नाम क्या है? केवल्य। ये याद मत करो त्रिविक्रम, सिर्फ इतना याद कर लो कैवल्य। क्या है भाई? कैवल्य, जिससे याद करने में आपको सावधानी, सॉरी, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो राज्यपाल का नाम क्या है? कैवल्य। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रेमा खाटू। और इसका जो राजधानी है वो है ईटानगर। चलिए, करंट में कुछ अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचू सुरंग का उद्घाटन किया है। क्या है भाई? नेचुफू जो सुरंग है वो रक्षा मंत्री का नाम क्या है? राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर भाई? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, नवे पक्के पागा हॉर्न महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। याद रखें, ये अच्छा है। पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। ये जो क्वेश्चन है हमने 3-4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, तो इसको स्पेशल याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश। के ई पनियूर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। इसको स्पेशल याद रखें, 26वां जिला अरुणाचल प्रदेश का कौन सा बना है? केइन पनियूर। क्या नाम है? के ई पनियूर जो है 26वां जिला बना है अरुणाचल प्रदेश का।
चलिए, ये पॉइंट आपको दिखते बहुत सरल है, पर इनको अगर आपने डेली के डेली, अब जैसे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेचिफू सुरंग जो है वो स्थापित हुई है अरुणाचल प्रदेश में, और किसके द्वारा स्थापित हुई है? हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अब ये कहने को कितना सरल हो गया, अगर आपने रोज का रोज इसको याद कर लिया तो आपके पास कितने पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जो आपको जनरल नॉलेज के याद होंगे। तो इसको हल्के में ना लें। इस पेज को जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो अधिकतर ऐसा मुझे लगता है कि इस पेज को हर कोई हल्के में लेता है, सिर्फ क्वेश्चन लिख के इसका आंसर लिख लेगा, बाकी इतना मटेरियल कोई याद नहीं करता, तो घाटा तो आप लोगों का ही है। ठीक है, तो मेरा एक निवेदन है कि आप लोग जो है इसको अच्छे से याद करें। चलिए, और हम इससे क्या जान सकते हैं इन ऑप्शनों से? देखिए, अंडमान निकोबार की एक जनजाति है, उसका नाम क्या है? सोपेन। क्या नाम है? सोपेन जनजाति। और भाई मिजोरम की एक जनजाति है ब्रू। क्या है भाई? ब्रू। अंडमान निकोबार की एक जनजाति है सोपेन, और मिजोरम की एक जनजाति है ब्रू। ये जो जनजाति ऐसी जनजाति हैं जिन्होंने वोटिंग पहली बार मतदान दिया है, अपना मतदान जो है पहली बार दिया है। तो सोपेन और ब्रू, सोपेन कहाँ से संबंधित है? अंडमान निकोबार से, और जो ब्रू जनजाति है वो कहाँ से संबंधित है? मिजोरम। पहली बार मतदान करने वाली ये जो दो जनजातियां हैं, इनको स्पेशल याद रखें, ये किस किस जगह से बिलोंग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है चिली, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन, और चौथा है जापान। बताइए इसका आंसर किसी को पता है तो? सबसे ऊंची वेधशाला पूछी जा रही है और इसका आंसर है चिली। चिली में ये सबसे ऊंची वेधशाला स्थापित की गई है। चलिए, और आप कमेंट में ये भी बताएंगे कि एशिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, हमने बहुत बार पढ़ रखा है ये क्वेश्चन, एशिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल जो है कौन से देश में स्थापित किया गया है? एनीवन, किसी को पता है क्या? भूटान। अरे वाह, तालियां बजाइए भैया। भैया नाम क्या है आपका? क्या? आनंद। आपने आनंद कर दिया भैया, एक बार ताली तो बजा दो। अरे वाह, भूटान। मुझे उम्मीद थी, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई बता पाएगा, पर चलो बहुत अच्छी बात है कि भूटान में ऐसा हुआ और आपने बताया। चलिए इसी के बारे में देख लेते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय में चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। चलिए, टोक्यो विश्वविद्यालय में ही ऐसी चिली जो है दुनिया का सबसे ऊंची वेधशाला के बारे में प्रमाण या घोषणा ऐसा उस विद्यालय में की गई थी। टोक्यो विश्वविद्यालय ने अटाकामा वेध, अब इस वेधशाला का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अटाकामा, अटाकामा वेधशाला जो है वो चिली में स्थापित हो रही है और सबसे ऊंचाई पर स्थित ये वेधशाला है। उद्घाटन किया गया जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया। तो ये अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया। कौन सी भाई? कौन सी वेधशाला है? अटाकामा। अटाकामा सबसे ऊंचाई पर स्थित एक वेधशाला है जो कहाँ पर स्थापित की गई है? चिली में स्थापित की गई है। अब चिली की जो राजधानी है सेंटियो यागो, क्या है? सेंटियो यागो जो है चिली की राजधानी है। आधिकारिक भाषा क्या है? स्पेनिश। और इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? ग्रेवियल बोरिक। और भाई मुद्रा है चिली पेसो। क्या है? चिली पेसो इसकी मुद्रा है। अब हम इसके बारे में क्या देख सकते हैं? चिली के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि भारत का, या फिर हम एशिया का बोल सकते हैं, ठीक है, एशिया या भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थापित है भाई? भारत में। एशिया का बोला है तो स्वाभाविक सी बात है भारत का तो हो ही जाएगा। एशिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन जो है वो हुगली, कर्नाटक हुगली में स्थापित है। कर्नाटक हुगली। तो ये कहीं ना कहीं अलग स्पेशल होने वाली बात है कि कर्नाटक हुगली में हमारे भारत, एशिया और भारत का जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कर्नाटक हुगली, इसको स्पेशल याद रखें। अब देखिए हम चीन से क्या याद रखते हैं कि एक प्रयोगशाला चीन ने स्थापित की है सबसे ज्यादा भूमिगत गहराई में। अब भूमिगत गहराई हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि जमीन के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में एक प्रयोगशाला स्थापित की है, वो एशिया का पहला ऐसा देश है। उसका नाम क्या है भाई? वो है चीन। प्रयोगशाला।
ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि भूमिगत सबसे ज्यादा गहराई में जो प्रयोगशाला स्थापित की है वो किसने की है भाई, वो की है भाई हमारे चीन ने ऐसा किया है। और जापान, जापान से हम क्या याद रख सकते हैं कि ये पांचवा ऐसा, ये सभी लोगों को पता होगा, पांचवा ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा पर पहुंच गया है। पांचवा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर पहुंचने पर सफलतापूर्वक जापान जो है पहुंच गया है। पांचवा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर चला गया है। ठीक है, और हमारा भारत जो है चंद्रमा पर जाने वाला कौन सा देश बना है, जापान तो पांचवा स्थान प्राप्त कर चुका है कि चंद्रमा पर जाने वाला पांचवा देश कौन सा है, जापान। अब जो है भारत की स्थिति क्या है इसमें, भारत की स्थिति है चौथा, चौथा स्थान जो है भाई हमारे भारत का है, चौथा ऐसा देश जो है वो भारत है जो चंद्रमा पर पहुंच गया है। चलिए, इससे संबंधित हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। चलिए, ये लास्ट था क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ, और जो मैंने कमेंट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे आप सभी उसका आंसर जरूर दें। ठीक है, उसी के साथ मैं आपसे कल फिर मिलूंगी। पर मैं आपसे एक ये है कि जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कल भी मुझे सिर्फ एक बंदे ने कमेंट किया, शायद विजय करके कोई थे, बाकी कोई कमेंट करता ही नहीं है। आप लोग जो बैठे हो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? कमेंट तो किया करो, भले गलत कमेंट किया करो पर कमेंट तो करना जरूरी है ना। प्रोत्साहन किससे मिलेगा? मुझे तो प्रोत्साहन उससे ही मिलेगा कि आप गलत बता रहे हो, भले ठीक है पर बताओ तो सही। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी जो है भले गलत गलत दो, कुछ भी जो आपसे जो भी संबंधित, जैसे मैंने अफ्रीका से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा, तो आपको अफ्रीका के बारे में जितना कुछ पता है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे मुझे लगेगा कि आप कुछ तो उस देख देख के आप कुछ तो प्रतिक्रिया दे रहे हो। चलिए, इसी के साथ फिर मैं कल मिलती हूँ। राधे राधे।